बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ सुपीरियर कॉलेज मेन कैंपस लाहौर में। पिछले 10 साल से मैं सुपीरियर कॉलेज में अपने टीचिंग के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। मैं अपने चैनल यूनिक थॉट्स 786 पर आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तो बेटा, आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 2 को जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो बायोलॉजी पार्ट 2 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। तो आज हम होम्योस्टेसिस के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। वो कहते हैं होम्योस्टेसिस क्या है। ये एक ऐसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल बॉडी कंडीशन है कि जो कि ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट में चेंजेस के एतबार से मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल, एक्सटर्नल बॉडी कंडीशन चेंज होती है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती है, तो उसका कम से कम इंपैक्ट आना चाहिए इंटरनल बॉडी सिचुएशन के ऊपर या इंटरनल बॉडी कंडीशन के ऊपर। तो होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को एक्सटर्नली एनवायरनमेंट के अंदर होने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो चेंजेस हैं, उनके हार्म्स से बचाए रखती है। मतलब अगर सिंपल लफ्जों में आप इसको समझना चाहें तो बेटा, होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट क्या है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी चेंजेस परफॉर्म हो रही हैं, हमारी बॉडी उसको एक खास डिग्री पर, ठीक है, एक खास रेंज तक हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। उस रेजिस्ट करने की ताकत को, उस रेजिस्ट करने की एबिलिटी को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो ये कोई फिक्स स्टेट नहीं होती बेटा, ये एनवायरमेंटल सिचुएशंस के एतबार से ये एक नैरो रेंज में हमारी बॉडी वर्क करती है। तो होम्योस्टेसिस जो है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी बॉडी को बचाती है फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस्ड इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑलराइट जी। होम्योस्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए होम्योस्टेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस जो है वो तो बहुत ज्यादा परफॉर्म होती हैं और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होती हैं। एनवायरमेंटल सिचुएशंस जो हैं हमेशा बदलती रहती हैं। आपको पता है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में चारों सीजन्स मौजूद हैं, गर्मियां भी हैं, सर्दियां भी हैं। इवन के पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर गर्मियों में भी बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहां पर सर्दियों में भी इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। ठीक है। तो वो जो एनवायरमेंटल चेंज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर से हम 6-7 घंटे की ड्राइव करके हम पहुंच जाते हैं मरी। हमारा नॉर्दर्न एरिया का बड़ा मशहूर शहर है। हम वहां पे पहुंच जाते हैं। अब मरी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू लाहौर। टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर गया। अब ये क्या है? ये एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है जो फ्लक्चुएट हो गई है। ठीक है। अब इसकी फ्लक्चुएशन से आपकी बॉडी पर इफेक्ट होगा। हमारी बॉडी पे इसका बड़ा गहरा इंपैक्ट होता है। ठीक है। हम चाहे जून के महीने में चल जाएं, जब यहाँ पर हमारे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव गया होता है, इवन के 45 से अबव गया होता है, तो वहां का टेम्परेचर बड़े नॉर्मल अमाउंट नंबर में होता है, बड़े नॉर्मल डिग्रीज में होता है। और इवन के रात के वक्त तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही गिर जाता है। तो उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो चेंजेस परफॉर्म करता है आपकी बॉडी के ऊपर, जो फ्लक्चुएशंस जो है ना प्रोड्यूस करता है, तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त करती है। ठीक है। तो उसको बॉडी बर्दाश्त कितनी सूरतों में करती है? तो बेटा वो 3 सूरतों में करती है आपकी बॉडी बर्दाश्त। नंबर 1, आपकी बॉडी जो है वो वाटर को बैलेंस करती है। वो आपकी बॉडी आपको ये बताती है कि जो आप 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के एनवायरनमेंट के अंदर जितना पानी आप कंज्यूम कर रहे थे, जितना पानी आप यूज कर रहे थे, पी रहे थे, अब आपने उतना पानी नहीं पीना। अब आपको कितने पानी की जरूरत है? आपकी बॉडी सबसे पहला काम ये करेगी। ठीक है। देन फिर क्या होगा? आपकी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट काम है थर्मो रेगुलेशन कर रही है, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर के अंदर। जब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है बेटा, तो आपकी बॉडी थर्मो रेगुलेशन परफॉर्म कर रही है। अब इन दोनों चीजों को परफॉर्म करने के लिए एक और प्रोसेस है जो नहीं होगा तो ये दोनों चीजें परफॉर्म नहीं होंगी। और वो क्या है? वो है एक्सक्रीशन का। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा होने की वजह से वाटर, आपको पता है, बेस्ट अब्सॉर्बर है एनर्जी का। वाटर की हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वाटर बहुत सारी एनर्जी को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है।
आप पार्ट 1 में सेकंड चैप्टर के अंदर ये सारी बातें पढ़कर आए, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक था वहां पे, तो वहां पे आपने ये चीजें पढ़ी हैं। तो वाटर अपने अंदर बहुत सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो ज्यादा पानी आपके स्टमक में मौजूद है, आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, वो ज्यादा पानी क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। बाहर पहले ही ठंड है, क्योंकि आप गर्मी वाले एनवायरनमेंट से निकल के ठंडे एनवायरनमेंट में चले गए, बाहर पहले ही टेम्परेचर कम है, और आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस कम टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है आपकी बॉडी, वो वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि वाटर की रिक्वायरमेंट को डाउन किया जाएगा, कम किया जाएगा। आप ज्यादा पानी की इंटेक नहीं करेंगे, ठीक है। जब आपने पानी की इंटेक नहीं की, तो जो अंदर एक्स्ट्रा वाटर मौजूद है वो भी तो बाहर निकालना है ना। जब वो बाहर निकालना है तो एक्सक्रीशन का काम हो गया। अब जैसे ही वो पानी बाहर गया, इसका आपको फायदा क्या हुआ, इसका आपको फायदा ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आपकी जाया हो रही थी, वो एनर्जी जो टेम्परेचर को बढ़ने से रोक रही थी, ठीक है, वो एनर्जी जाया होनी बंद हो गई, तो ऑटोमेटिकली थर्मोरेगुलेशन भी हो गया, ठीक है ना। तो एक पानी के एक्सक्रीशन से आपका ऑस्मोरेगुलेशन भी परफॉर्म हो गया, यानी कि वाटर की एडजस्टमेंट, ठीक है, और आपका टेम्परेचर भी परफॉर्म हो गया, मींस के थर्मोरेगुलेशन भी परफॉर्म होगी। और ये किया किसने, वाटर को रिलीज करते हुए हमने किया, ठीक है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों चीजें, ये तीनों प्रोसेस, वाटर की एडजस्टमेंट मींस ऑस्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर की एडजस्टमेंट मीन थर्मोरेगुलेशन, एंड आपके अंदर जो सोल्यूट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो सॉल्वेंट्स मौजूद हैं, उनकी रेगुलेशन, वो आपने कैसे की, आपने इनटेक करके या आउटेक करके की, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तीनों फंक्शन परफॉर्म होते हैं, तो हमारा होम्योस्टेसिस बेस्ट तरीके से काम करता है। इसको आपकी बुक के अंदर बेटा, एक तो एग्जांपल मैंने दे दी ना आपको ये, तो एक आपकी बुक के अंदर इसका इसी तरह से कंट्रोल सिस्टम के तौर पर एक एग्जांपल दी जाती है कि जब भी जो है ना वो आपकी बॉडी के बाहर एक्सटर्नल स्टेट में फ्लक्चुएशंस परफॉर्म होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फीडबैक मैकेनिज्म हैं, सेंसर्स फिट हैं आपकी बॉडी के अंदर, और वो सेंसर्स आपको बताते हैं कि भाई टेम्परेचर कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है। अगर आप धूप में खड़े हैं, आपको धूप में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब आपको धूप चुभ रही है, तो आपके बॉडी के, आपकी स्किन के ऊपर मौजूद जो सेंसर्स हैं वो आपको बताएंगे कि जनाब छांव में चले जाएं, धूप में नहीं खड़े रहना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना जी। तो आपने हाथ में बर्फ पकड़ी हुई है, तो आपको वो बर्फ बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, ठीक है जी, या आपने ठंडे पानी के अंदर पांव डाल के आप बैठे हुए हैं, ठीक है ना, द्रै नीलम के जो ना वादियों में आप बैठे हुए हैं, तो वहां से पानी बहुत ठंडा बह रहा है, तो आप ठंडे पानी में पांव रख के बैठे हुए हैं, तो आपके वही कोल्ड सेंसर्स आपको बताएंगे कि जनाब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, पानी से पांव निकाल लें, ठीक है। तो ये सेंसर्स आपकी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस को आपको सेंस करने में हेल्प करते हैं, और यही आपका हीटिंग सिस्टम भी ऑन करते हैं अगर आपको ठंड लग रही होती है, तो यही आपका कूलिंग सिस्टम भी ऑन करते हैं अगर आपको गर्मी लग रही होती है। तो ये चलता है किस तरह से, ये सेंसर्स काम करता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म चलता है, तो उसमें ये सेंसर्स आपकी जो है ना वो हेल्प करते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर द इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म, कि चेंज को डिटेक्ट करना, सिग्नल देना, ताकि आपका इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो कंट्रोल सिस्टम के हाथ में है वो स्टार्ट हो जाए, उसे फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है जी। सेम इसी तरह से अगर यही काम चलेगा इनवर्स प्रोसेस में, मतलब कि आपको गर्मी लग रही थी, आपके कूलिंग सेंसर्स ने काम करना शुरू कर दिया, अब कूलिंग सेंसर ने काम करना शुरू तो कर दिया, अब आपका कूलिंग सेंसर ने इतना काम किया कि अब आपको ठंड लगने लग गई है, इसका मतलब है उसको काम करने से रोकना पड़ेगा, तो वो जो फीडबैक मैकेनिज्म होगा उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में वो क्या कहते हैं जी, द इनवर्स अफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल कूलिंग अफेक्टिव रिस्पॉन्स टू वार्म सेंसिंग इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है जी। तो जब वो चीज परफॉर्म हो रही है तो फीडबैक मैकेनिज्म आएगा तो परफॉर्म होगी, अगर उसको स्टॉप करना है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा तो वो स्टॉप होगी, ठीक है जी। तो ये तो था बेटा एक कंट्रोल सिस्टम का, होम्योस्टेसिस के हवाले से आपको एक एग्जांपल दी गई थी। इस चैप्टर में हमने चूंकि होम्योस्टेसिस को डिस्कस करना है, होम्योस्टेसिस हमें पता है कि तीन चीजों पर बेस करता है, ऑस्मोरेगुलेशन,
थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमने ये देखना है कि 3 हिस्से हैं इस चैप्टर के, और मैं कोशिश करूंगा कि हम 3 लेक्चर्स में इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा है बेटा ऑस्मोरेगुलेशन का। द वर्ड ऑस्मोरेगुलेशन इज टेकन फ्रॉम 2 वर्ड्स by the combination of 2 words. The first one is osmo. The word osmo means water, and second one is regulation. The word regulation means to adjust. So what does the word osmoregulation means? The word osmoregulation means adjustment of water. कहां पर? हमारी बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन में वो कहते हैं द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट के दौरान, के दरमियान सोल्यूट, उसकी गेन एंड लॉस, एंड वाटर का गेन एंड लॉस, ठीक है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? वो ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है बेटा। तो इन द सेल वाटर इज द सॉल्वेंट फॉर द सोल्यूट्स। वी नो दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट के तौर पे यहाँ पे काम करता है। पानी जो है बेटा, ये एक डेफिनेट क्वांटिटी में हमारे पास मौजूद होना चाहिए। पानी ऑब्वियसली हमारी लाइफ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर का जो बैलेंस है और वाटर के अंदर जो सोल्यूट्स का बैलेंस है, जब हम इसको स्टडी करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन सामने आती हैं। 3 तरह के एनवायरनमेंट हमारे सामने आते हैं। नंबर 1 इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन, मैं पहले डेफिनेशन आपको रीड कर देता हूं। द सॉल्यूशन हैविंग हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। जब हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, दैट मींस कि वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर एज अ सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो सॉल्वेंट कम है तो सोल्यूट ज्यादा है ना। तो हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है, पानी कम है, देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, कि जिस सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा गया है, जिस सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा गया है, उस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, पानी की कंसंट्रेशन कम है। जिससे क्या होगा? अब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उस सॉल्यूशन के अंदर जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सॉल्यूशन है, जिसके अंदर सेल को रखा गया है, उसकी कंसंट्रेशन, वहां पर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा? सेल से पानी निकलकर बाहर सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, जब सेल से पानी निकलकर वाटर सेल लॉस करेगा और बाहर सॉल्यूशन में जाएगा, इस प्रोसेस को कहेंगे एक्स ऑस्मोसिस। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, बड़ी मजे की एग्जांपल है। आप घर में ना एक आलू लें, एक मुनासिब सी मिकदार का आलू लें, और उसके छिलका उतार लें सारा, और टिश्यू पेपर से ना उस आलू को अच्छी तरह साफ कर लें। ज्यादा नहीं करना साफ, ये ना हो कि उसका वाटर लॉस हो जाए, बस उसको अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर एक बड़ा सा बाउल लेके उस बाउल के सेंटर में रखे आलू, और उसके आसपास सारे आप उस पर ना नमक लगा दें। अब जब आपने आसपास उसके नमक लगा दिया, वहां पर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब बाय डिफॉल्ट जो हमने पढ़ा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो बाहर का एनवायरनमेंट आपने हाइपरटोनिक कर दिया, आलू के अंदर पानी मौजूद है। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद कि उसे 3-4 घंटे के लिए पड़ा रहने दें, आप घर में कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट इजीली। आप देखेंगे कि 3-4 घंटे के बाद वो जो नमक आपने डाला था आलू के इर्द गिर्द, भैया आपने आलू उसमें रखने से पहले टिश्यू पेपर से साफ भी कर दिया था, फिर भी आप देखेंगे वो नमक जो आपने डाला था आलू के इर्द गिर्द, वो गीला हो गया हो। ठीक है, और आलू हल्का सा ढीला पड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक्स ऑस्मोसिस हुआ वाटर का, वाटर लॉस किया। ठीक है ना, पोटैटो ने वाटर लॉस किया, तो उसके बाहर चूंकि सॉल्यूशन जो था वो हाइपरटोनिक था, अंदर का सॉल्यूशन जो था, ठीक है ना, उसमें पानी ज्यादा था, तो अंदर से पानी निकल के बाहर आना शुरू हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है घर में ये। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपरटोनिक से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट कर दें इसको, कि बाहर पानी की मिकदार ज्यादा कर दें, सोल्यूट की मिकदार कम कर दें, जो अंदर है, जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर आप सोल्यूट ज्यादा कर दें। ठीक है, अब सेल जो है उसमें सोल्यूट ज्यादा है, बाहर जो सोल्यूशन है उसमें जो है ना वो पानी ज्यादा है, तो क्या होगा? हमेशा आप देखें कि डिफ्यूजन होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो बाहर चूंकि पानी ज्यादा, बाहर से पानी अंदर जाएगा, कहां पर? सेल के अंदर जाएगा, और सेल स्वेल कर जाएगा। इसे कहते हैं एंड ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था लॉस ऑफ वाटर हुआ एक्सोस्मोसिस के जरिए, अब इनटेक ऑफ वाटर हुआ, गेन ऑफ वाटर हुआ एंडोस्मोसिस के जरिए। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि जो आलू है
वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाएगा, मतलब उसका सेल श्रिंक कर गया है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में क्या होगा कि जो सेल होगा वो स्वेल कर जाएगा, जब स्वेल कर जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो टर्जिड हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरी तरह के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा, वो है आइसोटोनिक सोल्यूशन। द वर्ड आइसो, आइसो मीन सेम, ठीक है ना। आइसो का मतलब क्या होता है बेटे? सेम। तो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेम कंसेंट्रेशन है जी, आउटसाइड द एनवायरनमेंट भी और इनसाइड द सेल भी, दोनों तरफ जो है ना वो सेम किस्म का जो है ना वो सोल्यूशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि चूंकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन सेम है सोल्यूट्स की और सॉल्वेंट की, ज्यादातर सोल्यूट्स को हम डिस्कस करते हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है, तो इसका मतलब है वाटर मूव ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता। यहां पर आपने एक कंडीशन सुनी होगी जिसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। वो क्या होता है कि दोनों तरफ मूवमेंट होती है, इनसाइड द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी। जितना पानी सेल से बाहर जाता है उतना ही पानी सेल के अंदर भी आता है। इस तरह ये मूवमेंट जारी रहती है। चूंकि आइसोटोनिक है, ना बाहर परसेंटेज बढ़ेगी ना अंदर परसेंटेज बढ़ेगी, इसलिए सेल अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा। सेल अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा। सेल डिस्टर्ब नहीं होगा, ना वो श्रिंक होगा ना वो स्वेल होगा, वो अपनी ओरिजिनल हालत में रहेगा। ठीक है बेटा। तो मेरा ख्याल है कि आप ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से आप तीनों सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से जान गए होंगे। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब नेक्स्ट आगे कैटेगरी स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स हमारे पास जी तीन तरह के एनवायरनमेंट आते हैं प्लांट्स के हमारे पास। नंबर वन है हाइड्रोफाइट्स। जैसे उसके नाम से जाहिर है, फाइट्स वर्ड्स बेटा आमतौर पे यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है जी। और हाइड्रो, पानी वाले प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, पानी वाले प्लांट्स। तो पानी वाले प्लांट्स से मुराद यह है कि जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जब वो पानी में रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हर वक्त एक चीज का सामना है। वो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्लडिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना। अब देखिए, पता है, स्टेम है, या कोई भी उनके बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के, अब वो तो सोल्यूट्स कहलाएंगे। पानी उनके लिए क्या होगा? वो सॉल्वेंट है। तो वाटर ऑलवेज रश टुवर्ड्स देयर सेल्स, तो उनकी तरफ मूव करेगा। तो इसलिए उन्होंने फिर अपनी सरफेस को इस तरह से रखा होता है कि वो लार्ज सरफेस एरिया बनाते हैं और वो हर वक्त वाटर ट्रांसपायर करते रहते हैं, क्योंकि पानी की कमी तो उन्हें है ही नहीं, वो तो रह ही पानी के अंदर रहे हैं। तो उनके पास एक्सटेंसिव स्टोमेटा होते हैं, ठीक है ना, उनकी अपर सरफेस के ऊपर, ताकि पानी को वो जल्दी जल्दी लॉस कर सके। ठीक है जी। और अपने अंदर जो फ्लडिंग ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल कर सके। ठीक है जी। तो ये था बेटा हाइड्रोफाइट्स। देन इसके बाद चलते हैं मीजोफाइट्स। लाइक हम लाहौर में रहते हैं तो हमारा ये वाला जो एरिया है ये मीजोफाइट्स का एरिया कहलाता है, क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज्यादा भी मौजूद नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। मीजो मीन इन बिटवीन, कि ये वो जो है ना वो प्लांट्स है जो इन बिटवीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जहां पर सप्लाई ऑफ वाटर मॉडरेट है। सप्लाई ऑफ वाटर ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, जिसे हम कहते हैं सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है। लेकिन इस सफिशिएंट में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जाया करने के लिए नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास जो वाटर मौजूद है उसको आपने सेव रखना है। तो इसलिए इनके पास पर एक्सटेंसिव सिस्टम मौजूद है जाइलम फ्लोएम का, उसके जरिए वाटर मूव करता है टुवर्ड द एरियल प्लांट्स, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टोमेटा मौजूद है, लेकिन आमतौर पर इनके स्टोमेटा जो है वो लोअर साइड पे होते हैं। ठीक है, और रात के वक्त स्टोमेटा मैक्सिमम क्लोज कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाटर लॉस को जितना बचा सके ये उतना बचाते हैं। ठीक है जी। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास ब्रासिका है, रोज, मैंगो, ये सारे प्लांट्स जो हमारे जो है ना वो प्लांट्स कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, तो ये वाले कहलाते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट फाइट्स मैंने जैसे आपको कहा कि आमतौर पर वर्ड यूज किया जाता है प्लांट्स के लिए। जीरो वर्ड इज टेकन फ्रॉम ज़ैरिक, XERIC, ज़ैरिक। ज़ैरिक का मतलब होता है जीरो। मतलब ये वो प्लांट्स है जो ऐसी जगह पे रहते हैं वेयर देयर इज जीरो सप्लाई ऑफ वाटर। जीरो का मतलब ये नहीं है कि पानी होता ही नहीं है वहां पे। जीरो का मतलब ये है विद मिनिमम, लिमिटेड एंड रेयर सप्लाई ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि ये एक हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं, और चूंकि ये हार्श एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इनको तो भाई फिर वाटर का एक एक कतरा इनके लिए जिंदगी है, एक एक कतरा इनके लिए पानी का बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए
इनकी बॉडी के अराउंड थिक क्यूटिकल होती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है, इनकी लेदरी क्यूटिकल होती है, ठीक है ना जी, कि क्यूटिकल बड़ी हार्ड और जबरदस्त किस्म की होती है। ये वाटर लॉस को मैक्सिमम यानी कि अप टू या मोर देन 99% ये बचा लेते हैं वाटर, ठीक है, इतना ज्यादा पानी ये बचा लेते हैं। उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कैक्टस प्लांट। ये आमतौर पर हमारे ये इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पर भी यूज होता है। तो ये कैक्टस प्लांट जो है, अब ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट्स में जब भी इन्हें पानी मिलना है, जब कोई रेनी सीजन हो गया या जो है ना वो ड्यू के कोई इफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से कोई वाटर आ गया तो आ गया, अदरवाइज तो इनको पानी नहीं मिलता। डेजर्ट्स में, डेजर्ट में पानी नहीं होता, तो इसलिए ये पानी अपना बचा के रखते हैं। इवन इवन दो कि जब ये गर्मियों के सीजन में या ऐसे सीजन में जाते हैं, ड्रॉट के सीजन में जाते हैं कि और ये डेसिकेट हो जाते हैं, तो ये अपने पत्ते भी फेंक देते हैं, ठीक है, दे ड्रॉप देयर लीव्स। व्हाई? लीव्स में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से वाटर वेपोरेट करता है, ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि जब इन्होंने अपने पत्ते ही गिरा दिए, फिर खाएंगे पिएंगे कहां से? बिकॉज लीव्स आर द फोटोसिंथेटिक फैक्टरीज ऑफ द प्लांट्स। तो ये क्या करते हैं, इनकी स्टेम फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है, ये अपनी स्टेम से उतनी खुराक जरूर बना लेते हैं जितनी के लिए ये इनके जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो मतलब देखें कि पानी को बचाना इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि दे शेड देयर लीव्स, ठीक है ना जी, टू प्रिजर्व वाटर, टू प्रिजर्व फ्रॉम डेसिकेशन। ये उस खुश्क साली से बचने के लिए, खुश्की से बचने के लिए ये अपने लीव्स तक, अपने ऑर्गन्स तक फेंक देते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेटे ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स के अंदर, हमने 3 तरीकों की पढ़ी है। इसके बाद चलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स जो है जी, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि एनिमल्स में ज्यादा हाई डिग्री की क्लासिफिकेशन और कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो एनिमल्स के अंदर जो है वो वाटर को और सल्यूट्स की जो मिकदार है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो मेंटेन किया जाता है, वाटर लॉस और वाटर गेन को ज्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें 2 टाइप्स हैं बेटा हमारे पास, एक है ऑस्मो कन्फार्मर्स और एक है ऑस्मो रेगुलेटर्स, ठीक है जी। पहले हम ऑस्मो कन्फार्मर्स को का जिक्र करते हैं। ये वो होते हैं जो अपना बॉडी एनवायरनमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और अपना बॉडी एनवायरनमेंट उसको सेम रखते हैं, उसको सेम रखते हैं। मतलब क्या कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वाटर और सॉल्ट्स की कंडीशन है, वही जो है वो वाटर और सॉल्ट्स की जो कंडीशन या परसेंटेज है वो इनके अंदर मौजूद होती है, जिसकी वजह से इन्हें ये आइसोटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अभी हमने ऊपर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ा कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट अपनी बॉडी में क्रिएट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्हें रेगुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना जी, पानी खुद ही आता है, खुद ही लीव भी कर जाता है, जैसे मैंने आपको आइसोटोनिक में बताया था, ठीक है ना, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। सेम इज द केस इज ओवर हियर, ठीक है ना, यहाँ पे भी डायनामिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। ऑलराइट जी, नेक्स्ट चलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। जैसे बेटा उनके नाम से जाहिर है कि दीज आर ऑस्मो रेगुलेटर्स, ये ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। इनके यहां आइसोटोनिक एनवायरनमेंट नहीं होता, या तो हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस में अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है तो पानी वाटर लॉस कर रहे हैं ये, तो फिर दे हैव टू ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज ये वाटर लॉस कर रहे हैं। और अगर हाइपरटोनिक में है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि तब भी इनके पास पानी नहीं है, ठीक है ना जी। तो इस तरह फिर दोनों तरीकों से इन्हें वाटर को बचाना पड़ेगा, ठीक है ना जी, इन्हें वाटर को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरीके में दे हैव अ रीजन ऑफ फ्लडिंग ऑफ वाटर, और दूसरे तरीके में क्या होगा कि इनके पास पानी है ही नहीं है। तो दोनों तरीकों से इन्हें अपने आप को सेव करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो दीज आर नोन एज ऑस्मो रेगुलेटर, कि जो एक्टिवली रेगुलेट करते हैं डिस्चार्ज ऑफ एक्सेस वाटर इन हाइपरटोनिक एंड एक्सक्रीट सॉल्ट इन हाइपरटोनिक कंडीशन इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास, मैराइन वाटर के हैं, फ्रेश वाटर के हैं, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म है जो कि ज्यादातर ऑस्मो रेगुलेटर्स ही कहलाते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन जी डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में परफॉर्म होती है, तो जरा उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैराइन एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। तो मैराइन एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, फिशेज बहुत मुख्तलिफ और वेरी वराइटीज ऑफ फिशेज मौजूद है। सबसे पहले हैग फिशेज है ये हमारे पास, ये भी अमंग द वर्टिब्रेट्स। हैग फिशेज आर आइसोटोनिक विद द सी वाटर। आइसोटोनिक है जी, तो इसका मतलब है ये क्या हुए, ये ऑस्मो कन्फार्मर हुए या ऑस्मो रेगुलेटर हुए, ये अपने बॉडी फ्लूइड को आइसोटोनिक रखती हैं। अब खुद से सोचें, अभी मैंने आपको ऊपर बताया आइसोटोनिक कौन रखते हैं,
ऑस्मो कन्फार्मर्स। ठीक है जी, तो ये ऑस्मो कन्फार्मर्स है। इसके बाद ये कार्टिलेजिनस फिशेज है। कार्टिलेजिनस फिशेज मेंटेन लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन द सी वाटर। लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन देन द सी वाटर। व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होती है, बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मैराइन एनवायरनमेंट वैसे भी उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो इनके किडनीज जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। किडनी बेसिकली ऑर्गन ही ऑस्मो रेगुलेशन का है, ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। ये कैसे लोअर इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन रख लेते हैं? क्योंकि इनके किडनी ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं एंड एक्सक्रीट सॉल्ट थ्रू गिल्स। तो एक्स्ट्रा सॉल्ट जितना होता है ये गिल्स के जरिए भी बाहर फेंकते हैं, और खास किस्म के ग्लैंड्स हैं इनकी बॉडी के अंदर जिनको बेटे रेक्टल ग्लैंड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है जी, गिल्स के जरिए जब पानी बाहर फेंकते हैं तो पानी आता है, तो उसके जरिए भी पानी के अंदर मिक्स कर दिया जाते हैं वाटर को, सॉल्ट्स को, सॉरी। और उसके साथ साथ रेक्टल ग्लैंड्स यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीटिंग द एक्स्ट्रा सॉल्ट। ठीक है जी, तो उसके लिए अब इन्हें काम करना पड़ेगा, इन्हें एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। सो उसके लिए क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इस्तेमाल होगा। ठीक है, उस सारे के सारे एक्स्ट्रा सॉल्ट या एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को रिलीज करने के लिए अपनी बॉडी से दे हैव टू एम्प्लॉय, दे हैव टू यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो उसमें इन्हें एनर्जी का इस्तेमाल करना लाजमी होगा। कुछ फिशेज ऐसी हैं that have relatively low salts in the body fluid but have rendered these hypertonic to that of seawater by retaining urea in adequate concentration। देखें, कुछ ऐसी फिशेज हैं कि उनकी सॉल्ट कंसंट्रेशन तो इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन तो खुद की तो बड़ी कम है, लेकिन वो क्या करते हैं बाहर के पानी से बचने के लिए कि वो यूरिया अपने अंदर रख लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था, हमने मैट्रिक में भी पढ़ा था कि यूरिया तो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ये अपने बॉडी के अंदर ही अगर यूरिया रख लेंगे तो इनके लिए क्या वो नुकसानदेह नहीं होगा? बिल्कुल नुकसानदेह होता है। ये अगर अपनी बॉडी में यूरिया को रखेंगे एक्सटर्नल सॉल्ट कंसंट्रेशन से बचने के लिए, तो वो यूरिया इनके लिए नुकसानदेह होगा। बट ये बड़े सियानियां हैं, ये फिशेज जो है ना बड़े अक्लमंद है माशाल्लाह। ये वाली फिशेज जो है ये क्या करती हैं? ये अपने अंदर एक और मटेरियल, एक और केमिकल रखती हैं जिसका नाम है ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड। ये ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड जो है ये इनको वो यूरिया जो इन्होंने अपने अंदर रखा हुआ था, ठीक है, ये उस यूरिया के हार्मफुल एस्पेक्ट से इनको बचाता है। ठीक है जी, देखें कितनी जबरदस्त इनके अंदर एक जो है ना वो अडेप्टेबिलिटी है, होम्योस्टैटिक फंक्शन और ऑस्मो रेगुलेशन का कितना जबरदस्त तरीका इन्होंने जो है ना वो एक्वायर किया है कि ये सॉल्ट कंसंट्रेशन, इनकी इंटरनल सॉल्ट कंसंट्रेशन लो है, लेकिन बाहर वाले को मीटअप करने के लिए ये यूरिया कंटेन करते हैं। यूरिया से बचने के लिए ये ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड एक केमिकल है, उसको अपने बॉडी के अंदर जो है ना वो रिटेन करते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास ऑस्मो कन्फार्मर फिशेस, और जिसमें हमने हैग फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस की एग्जांपल पढ़ी। तो इसके साथ आगे चलते हैं जी। अब बोनी फिशेस। बोनी फिशेस जो है ये बेटा मैं पहले आपको जरा बता दूं इनके हवाले से। Bony fishes are what? These are descendants of freshwater ancestors but later become marine। ये ऐसे फिशेस हैं, ये ऐसे फिशेस के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है, कि जो जिनके इंसेस्टर्स फ्रेश वाटर है बट बाद में ये मेराइन, यानी कि ये फ्रेश वाटर में पैदा होती हैं, फिर ये वहां से मेराइन वाटर की तरफ चली जाती हैं। ठीक है जी, तो जब मेराइन वाटर की तरफ चली जाती हैं तो कॉन्स्टेंटली लूज वाटर फ्रॉम देयर हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। अब जब ये फ्रेश वाटर में मौजूद थी तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो बना वो हाइपरटोनिक बना। जो ही मराइन वाटर में आई, मराइन वाटर हाइपरटोनिक था, यानी कि हाइपरटोनिक बॉडी वाली फिश अब हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आ गई है। जैसे ही हाइपरटोनिक बॉडी वाली फिश हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में आएगी वो तो वाटर लॉस करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है और उसकी बॉडी में क्या है? उसकी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। जैसे उसकी बॉडी में वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, ठीक है, और बाहर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा, अंदर से पानी बाहर चला गया, उससे क्या होगा कि उसकी अपनी बॉडी के अंदर पानी की मिकदार कम हो जाएगी। तो इस जो है ना वो कमी को पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू ड्रिंक अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर। उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को पीना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे ताकि जो है ना वो पानी की इस कमी का जो है ना वो सामना कर सके। इसके बाद ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट
में क्या होता है जी कि अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। हमने जो ऊपर अभी पढ़ा बोनी फिशेस का, तो बोनी फिशेस से फ्रेश वाटर वाला बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर में बेसिकली ये कॉन्स्टेंटली ऑस्मोटिक फ्लो या फ्लडिंग ऑफ वाटर होता है इनकी तरफ। अब पानी इनकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा होता है, तो इनको अपनी बॉडी से वाटर को बाहर फेंकना होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर इनकी बॉडी की तरफ बहुत तेजी से लपक रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी अब हाइपरटोनिक स्टेट में है। पानी जो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट है वो किस स्टेट में आ गया? वो हाइपरटोनिक में आ गया। तो हाइपरटोनिक से वाटर हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है हमेशा, ठीक है। हाइपोटोनिक से वाटर कहां मूव करेगा बेटे? हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एनवायरमेंट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी मौजूद है हाइपरटोनिक की तरफ, और उनका फ्रेश वाटर एनवायरमेंट मौजूद है हाइपोटोनिक की तरफ। तो क्या होगा? अब बाहर के एनवायरमेंट से पानी इनकी बॉडी की तरफ मूव करेगा। अब इनकी बॉडी तो भर जाएगी पानी से, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पानी फाड़ देगा इनकी बॉडी को, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज दे हैव अ सिस्टम, कि उनके अंदर जो एक्सेस वाटर मौजूद होता है उसको लॉस करने का इनके अंदर बड़ा जबरदस्त सिस्टम मौजूद है। और उस सिस्टम के जरिए ये, और सिस्टम में क्या है? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है। वो उन कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स को यूज करते हुए ये अपना जो एक्सेस वाटर होता है उसको बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। और ये डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को बाहर फेंकते हैं, ठीक है बेटे। इसके बाद जी हमारे पास आते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये हमारा एनवायरनमेंट है। अब हमारा एनवायरनमेंट जो है इसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अवेपोरेशन के जरिए, देखिए हमें गर्मी लगती है, साथ ही पसीना आता है, अवेपोरेशन होती है। अवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, हमें वो चाहिए, उसके लिए हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, ठीक है। तो उस डिहाइड्रेशन के जरिए वाटर लॉस हो जाता है। तो जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीकेकार अपनाए हैं जी। जैसे कि वाटर लॉस से बचने के लिए वो अपनी बॉडी को कवर करते हैं, ठीक है ना, इंसेक्ट्स वगैरह अपनी बॉडी को कवर करते हैं विद वैक्सी एक्सोस्केलेटन। एंड टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के पास मल्टी लेयर्ड डेड केराटिनॉइड स्किन होती है। अब जब वो बेटा वो मल्टी लेयर्ड है एक तो, और दूसरा डेड है, और तीसरा वो केराटिन से बनी हुई है, इसका मतलब वो वाटर प्रूफ लेयर है, ठीक है। वो वाटर को बहुत मिनिमम क्वांटिटी में लॉस होने देगी, नहीं तो मैक्सिमम क्वांटिटी में रख लेगी। फिर मुख्तलिफ जानदार क्या करते हैं? वो ऐसा फूड खाते हैं, ठीक है, वो ऐसा फूड खाते हैं जिसमें पानी ज्यादा हो, ठीक है ना जी। वो फूड ही ऐसा खाएंगे जिसमें पानी ज्यादा हो। फिर वो क्या करेंगे? या वो एक्टिविटीज ऐसी रखेंगे जिसमें पानी कम से कम इस्तेमाल हो, वाटर लॉस ही ना हो। जैसे कैंगरू रैट की एग्जांपल है। कैंगरू रैट, आपको पता है कि ये उन चंद जानदारों में से एक है जो पानी पीता ही नहीं है, या इसे पानी पीने की जरूरत ही बहुत कम पड़ती है। क्यों? इसकी जो बॉडी के अंदर, ठीक है ना, जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के केमिकल रिएक्शंस इसकी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के दौरान जितना का पानी इस्तेमाल प्रोड्यूस होता है ना, ये वही इस्तेमाल कर लेता है। उतना ही पानी इसकी बॉडी के लिए काफी है। और ये कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, इसका किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ऐसे कुछ जानदारों के बारे में मशहूर है, जैसे कि कैंगरो रैट के बारे में मशहूर है कि ये tardigrade, a tiny invertebrate. It contains 85% water in hydrated state, but are dehydrated to less than 2% water. सिर्फ 2% वाटर जो है वो डिहाइड्रेट करते हैं, and survive in an inactive state as dry dust for a long time. Kangaroo rat is a master of water conservation. ठीक है ना, ये मास्टर है जी वाटर कंजर्वेशन का। ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है और एमसीक्यूज में भी ये आ जाता है। दूसरा, ये जो लाइन में हाईलाइट कर रहा हूं ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लास्ट में एक वर्ड है एनहाइड्रोबायोसिस, ठीक है जी। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, वो कहते हैं एनहाइड्रोबायोसिस क्या होता है बेटा? हम टेरेस्ट्रियल जो है ना वो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, हमारे अंदर जो एबिलिटी है डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की, ठीक है, इस एबिलिटी को एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं। Terrestrial animals can tolerate dehydration. This ability different in different animals. This ability or this characteristic is known as anhydrobiosis. ठीक है जी। तो लें जी, ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर था ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है एज कंपेयर टू अदर एनवायरनमेंट्स ये ज्यादा स्पेसिफिक और ज्यादा मुश्किल एनवायरनमेंट है, ठीक है जी। तो बेटा इसके साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक या पहला हिस्सा तो जो था इस चैप्टर का, वो था ऑस्मो रेगुलेशन, वो बेटा खत्म हुआ। ऑस्मो रेगुलेशन फिनिश हो गया आज हमारे पास यहाँ पे। तो
इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? स्टार्ट में बेटे हमने स्टार्ट किया कहां से? होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन से, ठीक है जी। और हमने देखा कि होम्योस्टेसिस 3 तरीकों से काम करता है, ठीक है। ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन, जिसका पहला पार्ट ऑस्मोरेगुलेशन आज हमने डिस्कस किया। फिर हमने एक कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल ली, उसमें 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी बेटा, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। उसमें था फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो सिंपल फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको कई दफा हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी कहते हैं, एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। फिर हमने ऑस्मोरेगुलेशंस के हवाले से हम लेके चले, और उसमें चलते हुए आगे हमने 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस पढ़े बेटा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर होता है वो कहते हैं राइट डाउन द या डिफरेंसेस बिटवीन या डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या किसी एक के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने ये पढ़े बेटा आज। इसके साथ साथ फिर हम चले गए ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में, तो हमने 3 तरह के प्लांट्स पढ़े। हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस है बेटा सारे, और इकट्ठे मिला के इसको लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छे ये शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसलिए बेटा मैंने इनको बुलेट्स फॉर्म में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा है, ताकि आपके लिए ज्यादा आसानी हो कि आप इसके 3 पॉइंट ये हाईलाइट करके लिख दें, तो आपके 2 नंबर इंशाल्लाह आपको गारंटेड मिलेंगे। मेसोफाइट्स के बारे में हमने देखा, ठीक है। इसके भी 3 पॉइंट मैंने दिए हैं। जीरोफाइट्स के हवाले से देखा, उसमें एग्जांपल में कैक्टस दिया, और उसके मैंने 5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में देखा, तो उसमें बेटा 2 कंडीशंस हमारे पास, ऑस्मो कन्फार्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मो कन्फार्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। फिर उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में हमने देखी। तो उसमें पहले सबसे पहले हमने मैराइन एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया, तो हमने उसमें ऑस्मो कन्फार्मर में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं हैग फिशेस की, तो हमने हैग फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस से स्टार्ट किया। देन फिर हमने ये आप ऑस्मो रेगुलेटर में एग्जांपल दे सकते हैं बोनी फिशेस की, ठीक है, और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिजम्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स में, ठीक है। तो फिर हमने बोनी फिशेस के हवाले से पढ़ा, ठीक है जी। और फिर हमने जो है ना फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के हवाले से पढ़ा। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको हाईलाइट करता जाऊं, कार्टिलेजिनस फिशेस में बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। ट्राइमेथाइलामीन ऑक्साइड के हवाले से जो पूछा जाता है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वो ये है रेक्टल ग्लैंड्स के हवाले से पूछा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। फिर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की तरफ हम चले गए। जब हम फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट की तरफ गए, तो उसमें हमने इनके तमाम जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। देन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ गए, हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ गए, तो उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, ठीक है। उसमें बेटे हमने देखा कैंगरू रैट की एग्जांपल देखी हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर इस पे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एनहाइड्रोबायोसिस पे हमने देखा, तो एनहाइड्रोबायोसिस पे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन अक्सर कहा क्वेश्चन आता है मास्टर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, या एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि हु इज द मास्टर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो कैंगरू रैट, ठीक है, उसके हवाले से भी। और फिर एमसीक्यू आता है कि 2%, लेस देन 2% डिहाइड्रेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, तो उसमें ऑप्शंस मौजूद होती हैं, तो यू हैव टू क्लिक कैंगरू रैट, ठीक है। तो यहां तक था बेटा आज का हमारा टॉपिक। कल इंशाल्लाह हम जो है वो एक्सक्रीशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उसको आगे लेके चलेंगे। तो बेटे एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं, तो आपको अच्छी लगे तो अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, आपको अच्छी समझ आए और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आकर वहां पे कमेंट्स करें, और जो भी क्वेश्चन आप करना चाहें तो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आपका एक अच्छा लिंक जो है वो बरकरार रहे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल यूनिक थॉट्स 786 सब्सक्राइब नहीं किया, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ में बेल का आइकन लगा होता है उसको जरूर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिल सकें। तो इस चैनल पे बेटे बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के लेक्चर्स तो होंगे, उसके अलावा भी इंफॉर्मेटिव बहुत सारी चीजें होंगी। तो आपके और भी जो स्टूडेंट्स हैं साथ, जो कि पार्ट 1 में है, तो उनको भी ये चैनल जो है ना वो उसके हवाले से आप जरूर शेयर करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।